अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पीटीआई फंडिंग के रिपोर्ट आने के बाद नींदें हराम हो चुकी हैं। कुछ कह रहे हैं नानी अम्मा डर गई, कुछ कहते हैं चाचा डर गया। चाचा मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। कुछ कहते हैं लंदन में बैठे लोग पंचर हो गए। अब पता नहीं बात सही है या गलत है, लेकिन आज कोशिश करूंगा वो चीज़ें आपके सामने रख दूं और हक़ाइक़ के साथ। देखिए बेईमानी होगी अगर बात गलत करनी है। बंदे को ईमानदारी से बातें सच करनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा आपके सामने सच रख सकूं। एक तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब यानी अच्छा पहले ज़रा मैं एक चीज़ आपको समझा दूं। हनीफ अब्बासी के केस का जो रिपोर्टेड जो ऑपरेटिव पार्ट है ना, जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट गए तो वो सादुक और अमीन किस बुनियाद पे कहा, आर्टिकल 62(1)(f। आज मैं अपनी टीम से कहूँगा इसको उर्दू में भी चला दें, ज़रा नहीं समझ आती ना। अच्छा मैं फ़ारसी में, मेरा दिल करता है कि इन लोगों के लिए फ़ारसी, हिंदी, अरबी, पश्तो, सराइकी इन सब में चलाऊँ। बहरहाल अभी अंग्रेज़ी और उर्दू में चला रहा हूँ। किसी वक्त मैं कोशिश करूँगा ये भी अनपढ़ जाहिल लोगों के लिए ना, जो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं हैरान होता हूँ। शहबाज शरीफ ने आज देखें वो बड़ी अजीब सी बात उन्होंने ना अपना जो बातें कही उन्होंने, और कह रही हैं जी इसके ऊपर ना ये पीएटी फंडिंग की केस के ऊपर एक निगरान जज बिठा दें, एक जीआईटी बना दें, और जो जीआईटी की कमेटी की रिपोर्ट है ये एक फ़र्द जुर्म है और आइन के कानून के तहत ये फ़ैसले नहीं किए इमरान खान ने, ये मुस्ताफ़ी हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें। बाहर से किसने भेजे पैसे, किस तरह भेजे, पाकिस्तानी कानून का इतलाक़ होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट निगरान जज बना सकती है तो इस पर नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब गालिबन आप पढ़े लिखे आदमी हैं। अफसोस और दुख होता है क्यों आवाम को गुमराह करते हैं। चैलेंज कबूल करें, आ जाए ज़रा इस पर ज़रा मेरे से गुफ्तगू कर लेते हैं, छोड़ें बाकी को। नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में झूठ बोला, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से। साथ अपना शेख रशीद ने और जमात इस्लामी ने फ़ाइल किया था। अब 62(1)(f के तहत आपको याद है 126 दिन की समाअत हुई पनामा में। सबूत इनके पास थे नहीं, वो मैं फिर बार बार चलाता हूँ लेकिन आज मैं ज़रूर चलाऊँगा। सुनिएगा इस ख़ानदान की पहले जो पैंतरे बदलते रहे ना। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, एक मरियम नवाज़ कहते थे ये नानी, सॉरी लोगों ने कहा तो मैं इसलिए दोहराता हूँ, मैं ज़रा तहज़ीब के दायरे में रहना चाहता हूँ। फिर हसन हुसैन ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम बेनिफिशियल ओनर है। फिर नवाज शरीफ ने क्या कहा असेंबली फ्लोर के ऊपर, ये हम वो ज़राए। अच्छा वो ज़राए क्या थे, खच्चरों और घोड़ों पे कतरी ख़त। Various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not been built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. So it doesn't matter. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और
उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे अब देखना इन सब चीज़ों को करें तो फिर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ले जाए सुप्रीम कोर्ट में यार, तुम शहबाज शरीफ इतना शोर डालते हो, ले जाए सुप्रीम कोर्ट में, मामला रोका हुआ तुम्हें किसने। जो इख्तियार जो है वो है इलेक्शन कमीशन का। क्यों इख्तियार है वो मैं समझाऊंगा आपको, नहीं तो अच्छा वकील मैं करके देता हूँ आपको, अच्छा कहें तो मैं अच्छा वकील कर देता हूँ शहबाज शरीफ तुम्हें। चलें हम चलते हैं बात आगे की तरफ। फिर ये मामला आया GIT में। क्या आया? GIT ने तहकीक करके सामने रख दिया दुबई की कंपनी में तनख्वाह। ये हम बेवकूफ़ बनाते हैं तनख्वाह ना लेने पे। इशू तनख्वाह न लेने पे डिक्लेरेशन के ऊपर है। क्या है? मिस डिक्लेरेशन के ऊपर है। तनख्वाह लें या नहीं लें ये इशू तो है ही नहीं। और वहां अकामा उसको मिलता है जो तनख्वाह ले रहा है। जो फ्रॉड कर रहा हो तो वो तो फारग हो जाएगा वैसे ही, तो मिस डिक्लेरेशन पे। इसलिए फिर GIT ने तजवीज़ किया तो आप इस तरह का ले जाना खाली ज़ुबानी कलाम। यानी इसमें अगर मिसाल के तौर पर बतौर सियासी जमात के सरबराह के अब ये प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं, वो तो एक जमात के तौर पर डिक्लेरेशन है। फ़र्ज़ करें गलत भी या सही भी हो तो साबित अभी होनी है अदालतों में। इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट से साबित हो गई तो रिपोर्ट तो आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा आई हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट नैब ने भी बड़ी दी है तो फारग हो जाएं आप भी, फिर छोड़ दें सारा कुछ। आप मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ी वादे बातें आई हैं, चलें हम छोड़े, सिर्फ चेहरे दिखाने हैं इनके। फिर 60 दिन GIT में, फिर 6 दिन या 5 दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई चीज़ नहीं थी आई। फिर नैब ने इंक्वायरी की। क्या की? नैब ने इंक्वायरी की। बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीज़ें आपके साथ चला दूं, फैसले चला दूं, ये वाले सारे। पहले तो मैंने आपको बता दिया हनीफ वासी वाला भी, अब ये इमरान खान साहब वाला भी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से वो भी मैं चला दूं आपको। और फिर आपको पता है नैब ने इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, रेफरेंस आया, रेफरेंस में कुछ साबित ना कर सके, यानी कुछ साबित करने से मुराद है मनी ट्रेल नहीं दे सके। फिर ये वीडियो का धंधा करते रहे, वहाँ देना था वहाँ कुछ नहीं दिया और अल्टीमेटली सज़ा होगी। आप चलते हैं अगली बात की तरफ। ये मैं जोड़ूंगा आगे फॉरेन फंडिंग केस में, एंड में बात करनी है मैंने, लेकिन एक बीच में मैं बिलावल भुट्टो वो PDM के हवाले से, और मार्च में ऐलान कर दिया उन्होंने, आपको पता है बिलावल भुट्टो ने, और फौरी और साफ शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। किस बुनियाद के तहत यार? अब फिर आर्टिकल 225 पढ़ लें। इलेक्शन पटिशन के जरिए जाना है आपने, जाए लेकर आए, आपको रोका है किसी ने? यहाँ चूँकि आप इलेक्शन एक्ट 2017 में आपने ऐसी कोई प्रोविजन रखी नहीं कि सारे का सारा प्रोसेस डिसमेंटल कर दें। 58(2)B थी, वो आप लोगों ने खुद निकाल दी हुई है, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। और वहाँ बैठते हुए बिलावल अंग्रेज़ी में भी तकरीर की उन्होंने, बहरहाल चलें। और मुल्की और गैर मुल्की सूरत किसको सुनाना चाहते थे, फिर वो बात करते हैं इसी फंडिंग के हवाले से। 7 साल तक जो है ना गैर मुल्की फंडिंग को छुपाया और जमहूरी हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशों में इस्तेमाल किया जो काबिल मज़म्मत है। ये वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन मामले पर सख्त एक्शन लें, हमारी मुआशी खुद मुख्तारी, बड़ी अजीब अजीब सी बातें की हैं इस पर। और सवाल बड़ा सीधा सा है, बड़ा सीधा सा है। आपने इल्ज़ामात लगाए हैं ना, आ जाएँ कोर्टों में आके साबित कर लेना, यानी जो पार्टी का पैसा आया वो धांधली पे लगाया हो। भाई यहाँ सेनेट का एक टिकट के लिए 2-2 अरब रुपए की बोली लगती रही है, तो तरीके इंसाफ के पास तो टोटल कितना पैसा आया आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। आगे ही समझ में बिलावल साहब आपको भी अच्छा नहीं लगता। PDM को बड़ी मर्जी है कि उससे पहले मार्च हो रहा है, इनकी अपनी लड़ाई चल रही है, PDM टूट चुकी है, बिखर चुकी है, अब है कुछ नहीं है। अब इमरान खान की गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस दिखानी और आने वाले दिनों में देख लेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ आपको, फिर मैं चूँकि आप लोगों ने सवाल किया, मैंने आपको बताया था कि सियासी जमात किसी को तहलील करना तो आर्टिकल 17 है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ बात करेगी, लिखा हुआ है। उसको पहले वफाकी हुकूमत, मैं फिर क्लियर कर दूं, इलेक्शन कमीशन ही वफाकी हुकूमत डिक्लेयर करेगी कि आप पाकिस्तानी मफादत के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और वो डिक्लेरेशन देगी। फिर सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के अंदर भिजवाना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है। और सेक्शन 212 और 213 इलेक्शन एक्ट का है, यहाँ हिसाब किताब रखना है।
और वहाँ लिखा हुआ है फॉरेन फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये साबित हो जाती है तो फिर पार्टी तहलील हो जाएगी। लेकिन इसमें किसी तरह से भी नहीं, पहली तो बात है वो फॉरेन फंडिंग है नहीं, और डॉक्टर शाहिद के साथ मेरा प्रोग्राम आप तफसीली देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। हम ज़रा आगे चलते हैं। इसमें लगेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्डर 2002, फिर रूल्स भी 2002 के आर्टिकल 6 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा रूल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सर्टन कंपनीज वगैरह से आएगा तो वो पैसा बहक सरकार जब्त हो जाएगा, बस इसके अलावा और कोई सज़ा नहीं है। फिर मैं क्लियर कर दूँ आपको, फ़र्ज़ करें कोई ऐसी बात है नहीं, फ़र्ज़ करें ऐसी बात भी तो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पैसे जब्त हो जाएंगे। वो कितने गए हैं, कोई 2-4 करोड़ 5 करोड़ रुपया। यहाँ एक सीट के लिए सेनेट के लिए 2 अरब रुपया लगता है, और नेशनल असेंबली की सीट इलेक्शन लग रहा हो 5-10 करोड़ तो मामूली बात है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये भी ख्याली है इनकी। फॉरेन फंडिंग का केस है नहीं, अगर माल भी ले जाए तो उसकी लिमिट्स क्या हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब मैंने एक काम और किया है, अब जो चॉइस साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने आसिफ चौधरी को लंदन में और पीटीआई के जो पैसे वहाँ फ़ंड रेजिंग हुई, बड़ी तफसील से आपको बात बताएंगे। चलते हैं अमजद चौधरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ चौधरी। आसिफ चौधरी किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। आसिफ चौधरी वही शख्स हैं ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग और ये प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला एक वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कट्टा खुला हुआ है, तो ये उसके रोए रवा हैं। आसिफ चौधरी साहब भी के जब उन्होंने फंड रेजिंग आज से 2010 में जब भी ये फंड रेजिंग का फंक्शन हुआ था, तो इसी फंक्शन के अंदर जो कहते हैं कि जू लॉबी और जूश लॉबी और इंडियन लॉबी ने जो है फंडिंग की है, वो टोटल फंडिंग जो है इसके ऊपर हम पहले आसिफ चौधरी साहब से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर चुके हैं। मैंने इनका इंटरव्यू किया था चैनल 5 के ऊपर, आज हमने फिर इनको तकलीफ दी है। और अजहर सदीक साहब मैं चाहता था कि वो होते तो इनके साथ इंटरव्यू करते, लेकिन इस वक्त चूंकि अमेरिका का और पाकिस्तान का टाइम बहुत फर्क है, और फिर मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि आप उनसे गुफ्तगू करें। तो बताते चलें आपको कि ये सिलसिला जो है उस वक्त ये टोटल मेरा ख्याल $400 का मसला है। वो हम आसिफ साहब से ही पूछेंगे, शॉर्ट में हमें बताएंगे। और जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त एक बार फिर मुस्लिम लीग नून जो है नहीं खा रही है, भंगड़े डाल रही है, वो भी आसिफ साहब से पूछेंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जी आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब, आप जरा पहले तो ये बताएं, ये बैरी सी शनैप जो हैं ये आपके पार्टनर हैं जो जूश हैं, और इन्हीं का चेक आपने किया था वहां पर फंक्शन के अंदर, और उसके बाद ये सारा मामला और ये इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, राई को पहाड़ बनाया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और ऐसे बाबर की, हालांकि ऐसे बाबर आपने बताया था कि इस बात को जानते थे, तो उन्होंने यानी इसको छुपा कर ये सारा किया। और जैसे हमारे मीडिया यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लॉइट करता है, मैनेज करता है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें पहली बात तो ये है कि जो है वो बैरी सी स्नैप्स जो है वो एक अमेरिकन बॉर्न जूश है जिसकी रूट्स जो है वो ईस्टर्न यूरोप से मिलती है। मतलब इसराइल के साथ ताल्लुक जो है वो एक रूहानी तो हो सकता है, लेकिन जो है उसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो उनका उसका नहीं है कोई भी। दूसरी बात ये आ गई कि अकबर एस बाबर साहब जो है वो, इनका तो मैंने नाम ही सुना उस वक्त जब ये फॉरेन फंडिंग केस जो है वो आया है। हाँ, उसके बाद तो जो मेरी अपनी तहकीक जो है वो उसके मुताबिक जो है वो अकबर एस बाबर, ये ठीक है कि ये जो फाउंडिंग मेंबर्स जो थे पीटीआई के, उनमें से जो है वो एक हैं, लेकिन ये काफिला जब चलना शुरू होता है तो इसमें लोग आते हैं और लोग जाते हैं, और इस तरह के लोग जो है वो खास तौर पे, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अकबर एस बाबर जैसा बंदा जो कि पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर है, और ये पार्टी फॉर्म कब हुई थी? 96 में, और 96 साहब मेरी जहां तक इत्तला है तो आपने भी तो 96 में ही ज्वाइन किया था ना? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर किया था। मैंने कहा 96 में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पर दोस्त हैं, मुजाहिद खान है, वो भी अटर्नी है यहाँ पर, और बेशुमार लोग हैं। वो सब हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी पीटीआई अमेरिका में। जी।
96 में जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में बुनियाद रखी थी, तो ये चीजें जो है वो ये तो खैर अब सानवी, लेकिन मुझे जो है वो जो मेरी जो एक बात मेरे ज़हन में आ रही है वो ये है कि एक बंदा जो है वो 96 में पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर है। अब पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर जो है वो उनमें तो हसन निसार साहब भी हैं और भी बेशुमार लोग हैं, लेकिन ये बंदा जो है वो 96 से लेकर 2013 तक जो है वो चुप करके बैठा रहा और ये देखता रहा कि ये बेकायदगियां होती हैं, ये जो है वो ये फॉरेन फंडिंग आ रही है। उस वक्त तो पीटीआई को जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई बंदा, खान साहब खुद कहते हैं कि जब हमें ये पता चलता था कि एक काउंसलर जो है वो जीतने के काबिल जो बंदा है, अगर वो भी पीटीआई में शमूलियत का इरादा करता है तो मुझे लेके चले जाते थे वहां पर कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जोई साहब। ये तो खैर ऐसे बाबर की बात शुरू हो गई। असल बात जो है वो जो हमारा यहाँ पे आज का मौजू है वो यही है कि एक तो ये आप थोड़ा सा बता दें कि ये $200 का जो चेक था ये आपने दिया था, चूंकि आप उस फर्म में काम करते हैं, इसके जूइश फंडिंग के साथ कोई तल्लुक नहीं है। दूसरा चेक जो है वो एक इंडियन ने दिया था जो इमरान खान साहब का फैन था और वहां पे इंडियन, बांग्लादेशी और तमाम लोग आए थे इमरान खान साहब को देखने। जो फंड रेजिंग आपने 2010 में जो अरेंज की थी तो वो भी 200 का था। ये सारा मामला सिर्फ $400 का ही है। देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अकबर बाबर ने या इवन इलेक्शन कमीशन ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जहां से भी ली है, वो जो है वो फारा की वेबसाइट है जी, उसके ऊपर सब कुछ आ जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उसी के ऊपर ये सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ की जो पीटीआई एलएलसी जो है वो उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग जिन्होंने चेक या कैश जो भी दिया होता है उनके नाम डाल देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो है वो जो चेक हमारी फर्म से था $200 का, उसका जो है वो उन्होंने वहां पर चूंकि चेक के ऊपर नाम जो है वो फर्म का लिखा हुआ था तो उन्होंने बैरी सी स्नैप्स का नाम डाल दिया और हाउ दे गॉट आवर इंफॉर्मेशन। तो मेरा मतलब कहने का आपका ये है कि ये कोई फंडिंग नहीं है, ये एक ह्यूमन एरर कह सकते हैं, या आपकी वो आपने वो चेक दिया था बिहाफ ऑफ समवन तो उसने आपको $200 बाद में कैश दे दिया, ऐसा ही है? नहीं, मैंने अपनी तरफ से जो है वो मेरा जो मेरा वहां जो आपने ओके आई सी जो आपने फंड दिया वो अपनी चेक आपके पास होता था, आपने अपनी कंपनी का चेक दे दिया जो बैरी सी स्नैप का था। अच्छा, ये मामला तो हो गया यहाँ पे हल। अभी की जो सिचुएशन है, पहली बात तो यह है कि फॉरेन फंडिंग ये अब रही नहीं, अब ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। आगे प्रोहिबिटेड फंडिंग भी यही 2 चेक हैं या कुछ और जो वो कह रहे हैं कि बेज़ाब्ते हुई हैं। जो फरक हबीब है और दूसरे लोग हैं उन्होंने कहा है कि जी वो डबल पेमेंट हो गई है, इट्स ए ह्यूमन एरर अगेन, और ये जो है अकाउंटेंट की जो है मिस्टेक है। और एक जो लेटर है वो अकाउंटेंट ने लिखा है उसने टैली नहीं किया। और सबसे बड़ा तूफान ये मचाया जा रहा है कि खान साहब ने हल्फिया बयान दे दिया, जबकि वो हल्फिया बयान नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है जो हर हेड होता है उसको देनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त अमेरिका के अंदर भी कोई लोग पैनिक हैं कि इमरान खान जा रहा है या पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, मीडिया तो पूरा इस वक्त जो है ना वो माहौल बना के बैठ गया है। देखें, ये जो है ना, ये तो जब 2013-14 में ये इशू जब शुरू हुआ था ना, हमें चूंकि मुझे तो पता था कि असल हकीकत है क्या, तो इसलिए जो है वो ये तो मुझे पहले दिन से यकीन था कि ये इस तरह की जो है वो बूंदे किस्म के लोग जो है वो दावे करके जो है वो ये ना पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ना इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए कि उनकी दयानतदारी जो है वो तो हम बचपन से हम जो है वो देख रहे हैं, वो तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ देखें, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो, इन लोगों के पास इतना पैसा जो इन्होंने लूटा हुआ है इस कौम का, इस गरीब कौम का, ये जो है वो ये डे टू डे गिमिक, और जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, तो ये इस तरह इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं ये कि हर रोज जो है वो खबरें बने ताकि जो है वो लोगों पे चले। और ये मीडिया जो है वो सारा दिन बैठ के सारी शाम रातें अपनी इसी के ऊपर जो है वो लगा रहे, और ताकि लोगों में चले जाए कि देखें ये इमरान खान जो है वो तो एक
बिल्कुल बदयानत आदमी है, इमरान खान ने तो ये लूट मार की है, इमरान खान ने तो ये किया है। अब मसला ये है कि ये सारा कुछ जो भी ये जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, अगर आप उसको देखें तो उसमें हुआ क्या है। वो कहते हैं कि जी 1 अरब और 30-32 करोड़ का जो है वो हिसाब पीटीआई ने दिया है, लेकिन के मुताबिक 1 अरब और कोई 62 करोड़ बनते हैं या 63 करोड़ बनते हैं या 60 करोड़ वही बनते मैंने कहा ना, वो 31 करोड़ जो है वो डबल प्रिंट वहां पे प्रिंट हो गया है। वो कहते हैं कि मसला हल हो जाएगा। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आज के सिनेरियो में ये देख लिया जाए कि पीटीआई एक नई जमात है, उसकी स्क्रूटनी पहले हो रही है, चलें जी अगर पीटीआई बैन हो जाती है, आप क्या समझते हैं कि ये 2 बड़ी जमातें हैं जिनको आप लूटर कह रहे हैं कि लूट के इन्होंने महलात बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में, तो क्या ये बचेंगे? ये दूध के धुले में? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें ये इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है कि अगर वो पीटीआई की स्क्रूटनी कर रहे हैं तो ये उनका ये फर्ज बनता है कि वो पीटीआई के साथ साथ अब पाकिस्तान में जितनी भी, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, JUIF भी है, जमात इस्लामी भी है, उसमें जितने भी पार्टीज हैं, मैं कहता हूँ कि अब देखें ना, कोई 100 के हिसाब से तो वहाँ पार्टीज है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जिस तरह की स्क्रूटनी उन्होंने पीटीआई के बारे में कर रहे हैं, अब वो सबके बारे में कर लें ताकि उन सब की भी रिपोर्ट जो है वो कौम के सामने आ जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो मीडिया है, आपको पता है कि वो कितना बायस होकर बात करता है। और आपने देख भी लिया कि रिसेंट टाइम में जो ऑडियोज आ रही हैं और ये जो जई की तई फेरी जाती है और ये सारे मामलात हैं, तो इस सूरत के अंदर मेरे ख्याल से अभी तो इस चीज ने अगर यहाँ से कुछ हो भी जाता है, फिर कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, लेकिन लोगों को वहां ये बताया जा रहा है कि जी पीटीआई गई, मुक गई, खत्म हो गई, इमरान खान तुम रिजाइन करो, इमरान खान छोड़ो, तुम ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन में लिबड़े हुए हो, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप तो खान साहब को जानते हैं, खान साहब डरने वाले तो नहीं है कम से कम। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब जो है वो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब ना डरेंगे, ना हथियार डालेंगे, और खास तौर पर इन किस्म के जो है वो, इस किस्म के जो लुटेरे और चोर और डाकू हैं, इनके सामने वो हथियार डालेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये वो पार्टीज हैं, अब इनका जो है मैं थोड़ा सा आपको पीछे माजी में लेके जाता हूँ। काजी हुसैन अहमद मरहूम ने, मैंने अपनी कानों से उस जलसे में था, उन्होंने कहा था कि ये वो 2 पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दस्तरखान समझा हुआ है। एक जो है वो खा के उठता है तो दूसरा जो है वो अपनी बारी का इंतजार करके खड़ा होता है साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। यहाँ पर मैं आप सॉरी, प्रोग्राम लंबा भी हो जाएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारी कौम का इस वक्त मसला महंगाई है, लोग गरीब हैं, आपको पता है गुजारे नहीं हो रहे, और कौम को मीडिया ने सारा जो उनको पता है कि कौम को कैसे इनको जो है ना उस दायरे में लेके आना है और उनको कैसे डिसीव करना है, वो आलू, टमाटर, प्याज इन चीजों पे लगाया हुआ है। जी महंगा हो गया, मर गए, लुटे गए, कोई ये नहीं बता रहा उनको कि भाई यूब खान से लेके अब तक किसी ने, वहां पे एक पाउंड होता है जो एक छप्पड़ हम कह लें पानी का, वो भी किसी ने नहीं बनाया था। इंडिया ने कश्मीर में हमारा सारा पानी बंद कर दिया, इन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, उन्होंने डैम बना लिए। हम जो है वो कहत की तरफ जा रहे हैं, हमारे जो ज़राअत है वो तबाह होकर रह जाएगी। अब इस शख्स ने आके 5 इस मुश्किल वक्त में जब पैसा नहीं है 5 डैम छोड़ दिए, इसकी बात कोई नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये वो लीडर है पाकिस्तान की किस्मत में आया है अभी बहुत देर के बाद, कि जो लीडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन, जो अगला आने वाला इलेक्शन है उसके बारे में नहीं वो सोचता, वो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है। चौधरी साहब, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। मैं चाहता था कि अजहर सिद्दीक साहब जो है, आपने मुझे बताया कि आप उनके फैन भी हैं, उनके प्रोग्राम देखते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीटिंग आपकी जो है वो अजहर सिद्दीक साहब के साथ कराऊंगा। अब मुझे यहाँ से इजाजत दें, अपना भी ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी, हम जो चॉइस है, आपने आसिफ चॉइस से बड़ी तफसीली बात सुन ली, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं फॉरेन फंडिंग ये भी बेवकूफ़ बनाने के लिए, गालिब दिल के बहलाने। मैं छोड़े इन चीज़ों को, मैं इनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन नज़र आ रहा है कि इमरान खान इनके लिए अब बहुत थ्रेट है, उसको इतनी आसानी से ये सियासी जमातें अब गिरा नहीं सकेंगी। अब बस कोशिश इनकी यही है दाल रोटी बेचने। ISPR की
पावर फ़कार बड़ी बात तो आपने क्लियर कर दी, कौन सी डील, क्या डील, ये इनकी बेवकूफ़ बनाने की बातें थी, ये भी सब ठीक हो चुकी है। इजाज़त चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।